और जिस अंदाज में ये लगातार बयानबाजी हो रही है, बड़ी बड़ी खबरें छप रही है, वो 6 लोगों की ज्वाइनिंग करने से ज़्यादा इनकी आपसे सिर्फ फुटबॉल की खबरें मतलब टॉप पर चल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये 2027 इनसे बहुत दूर खिसक रहा है। रंजीत रावत ने कांग्रेस भवन के अंदर सारे मंच से कहा कि हरीश रावत के तो हाथ कहाँ पर हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही बोलने के लिए उन सीनियर नेताओं को जिन्होंने उनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। प्रीतम सिंह का बयान आ रहा है, इनके जितने नेता सबके सब बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। और जब तक ये अनकंट्रोल्ड स्थिति रहेगी, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी से इनको आप परास्त नहीं कर पाएंगे। हरीश रावत का क्या नाराजगी, वो तो कुछ लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं राजनीति में कि जो नाराज होना हरीश रावत का गहना है। 3 चुनाव की हार की हैट्रिक हो गई। अब रंजीत रावत की समझ में नहीं आ रहा कि मैं रामनगर जाऊं कि सल्ट जाऊं, अपने बेटे को लड़ाऊं या खुद लड़ूं या अपनी बहू को लड़ाऊं। झगड़े वहाँ हैं। हरीश रावत को भी लग रहा है कि एक बेटा और बेटी को तो चुनाव लड़वा दिया, अब दूसरे का क्या होगा जो तीसरा आनंद रावत घर में बैठा हुआ है। ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते बहुत सारे लोग तो इस पोजीशन में आ जाए कि उनके खुद के टिकट के लाले पड़ जाएं। जो रूलिंग पार्टी है वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष को इतना जल्दी डंडा हो जाता है, तो वहाँ अगर गणेश गोदियाल इनको मतलब नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उनका फेल्योर माना जाएगा। उत्तराखंड में अब तक 5 विधानसभा हो चुके हैं चुनाव, और बीजेपी कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में भी रहे हैं। 15 साल बीजेपी ने पूरे किए हैं अब, और 10 साल कांग्रेस भी सत्ता में रही है। बहुत कुछ बदला है इन 25 सालों में उत्तराखंड में। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है कांग्रेस के भीतर के अपने झगड़े। इधर चुनाव शुरू हुआ, उधर नेता नाराज, इधर चुनाव शुरू हुआ, उधर आपसी खींचतान। और इस बार भी जब अब कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनाव को 2027 से पहले, कांग्रेस में फिर एक बार जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो निकल कर सामने आ रहा है। और उसके जो केंद्र बिंदु माने जाते हैं हर बार, वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो इस बार भी वहीं से जो नाराज़गी का बीज जो पनपा है, वो हरीश रावत की ओर से पनपा। और अब वो कहाँ तक जाएगा, ये लड़ाई क्या फौरी तौर पर कुछ क्षणिक है, कुछ दिनों की है, या यहाँ से ये बगावत बढ़ती चले जाएगी? अगर ऐसा होता है तो क्या 27 में इसका असर क्या होने वाला है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मेरे साथ हैं। गजेंद्र जी, तो अब कांग्रेस तो ये भी कह देती है ना कि सामने वाले बीजेपी में तो लोकतंत्र है ही नहीं, वहाँ तो कोई बोल नहीं सकता। कांग्रेस में लोग बोल जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि भाई ये इनको झगड़ा करार दे रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनका कुछ समय पहले बयान आया था कि कांग्रेस के भीतर कुछ स्लीपर सेल हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ हैं और इसीलिए कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। वो बयान कुछ दिन खूब उसको गंभीरता से लोगों ने लिया, लेकिन फिर बात वहीं आ गई। अब जो नया मसला आप देख रहे हैं कि जिस दौर में उनको ढूंढने से लोग नहीं मिल रहे हैं, उस दौर में सिर्फ एक संजय नेगी को ज्वाइन न कराने को लेकर जो खींचतान मची है, वो दिखा रहा है कि कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने अपने इतिहास से सबक नहीं लिया है और एक कंडीशनल राजनीति कर रहे हैं। हमने अपनी खुली आंखों से देखा, जब सुरेंद्र सिंह जीना की मौत हुई थी तो रंजीत रावत ने कहा कि मैं उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, उपचुनाव है, पूरी सहानुभूति उनके पक्ष में है। ये बात हमने प्रकाश पंत की मौत के दौरान देखा। मयूख महर ने कहा कि मैं चंद्रा पंत के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, सहानुभूति है। एक रंजीत दास हुआ करते थे, वो तो चंदन राम दास के खिलाफ चुनाव लड़े और जब उनकी मौत हुई तो वो भाजपा में जाकर शामिल हो गए। हरीश धामी कह रहे हैं कि मैंने सीट ऑफर की है पुष्कर सिंह धामी को। तो जिस पार्टी के भीतर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों और सरेआम कह रहे हो कि हमने उनके लिए सीट ऑफर करी है, मदन बिष्ट नारे लगवा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाओ, मंच से लगा रहे हैं। और उनकी तारीफों के, धामी की तारीफ इतना भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो उस दौर में लोग कहाँ से अपेक्षा करें कि इस कंडीशन में ये लोग, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं हम 2027 में जीतेंगे। और मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि ये इनका आखिरी चुनाव है, जीतने के लिए आखिरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और फिर ये दोबारा उसी स्थिति में पहुंच गए। जब आप ये तय करोगे कि भाई रंजीत रावत को जो है कितने दिन सल्ट लड़ना है और कितने दिन रामनगर लड़ना है, 3 चुनाव की हार की हैट्रिक हो गई। अब रंजीत रावत की समझ में नहीं आ रहा कि मैं रामनगर जाऊँ कि सल्ट जाऊँ, अपने बेटे को लड़ाऊँ या खुद लड़ूँ या अपनी बहू को लड़ाऊँ। झगड़े वहाँ हैं। हरीश रावत को भी लग रहा है कि एक बेटा और बेटी को तो चुनाव लड़वा दिया, अब दूसरे का क्या होगा जो तीसरा आनंद रावत घर में बैठा हुआ है। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जब आप कंडीशनल लड़ते हैं, हमने तो 2024 के चुनाव में देखा, अब की बार 400 पार का नारा आया,
यशपाल आर्य चुनाव मैदान से भाग गए कि मैं नहीं लड़ूंगा जी। उधर हरीश रावत चुनाव मैदान से भागे, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। प्रीतम सिंह कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा। जो मनीष खंडूड़ी तो पार्टी छोड़ के भाग गए। तो जिस पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता का लेवल यहाँ तक पहुँचा है, उस पार्टी को, उस भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट का जो बयान था अभी 2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हमारा निकाला हुआ माल जो है वहाँ शिफ्ट हो रहा है। महेंद्र भट्ट को बहुत बुरी तरह डांट पड़ी उनकी पार्टी के भीतर। महेंद्र भट्ट ने अपने शब्द वापस लिए, तुरंत वापस लिए। उन्हें कहा गया कि ये तो जो है अनैतिक है, ये अश्लील है, अमर्यादित है, आपने सब ऐसी बात बोल कैसे दी। महेंद्र भट्ट को रोल बैक करना पड़ा। तो जिस पार्टी के भीतर जो रूलिंग पार्टी है, वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष को इतना जल्दी डंडा हो जाता है, तो वहाँ अगर गणेश गोदियाल इनको मतलब नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उनका फेल्योर माना जाएगा। और उस दौर में जब आपने 1 साल पहले ही जो है इलेक्शन कैंपेन कमेटी आ गई, आपकी प्रचार कमेटी के नेता आ गए, नए अध्यक्ष आ गए, सब आ गए, तो उसके बाद फिर आप वो पुराने ढर्रे पे हैं। तो इसका मतलब आप तो वही कर रहे हैं जो जिस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मानने जा रही है। आप उनकी हैट्रिक का रास्ता क्या इसी तरह से प्रशस्त करने जा रहे हैं, ये सवाल आम जनता के मन में आवा है। हरीश रावत ने वो राजनीतिक अवकाश कुछ 15 दिनों का ले लिया, वो क्या हरीश रावत का क्या नाराज़गी, वो तो कुछ लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं राजनीति में कि जो नाराज़ होना हरीश रावत का गहना है राजनीति में। वो तमाम पिछले चुनावों में रहे हैं, 2 जगह से चुनाव लड़े, 2017 में वो हार गए, और उसके बाद पिछला चुनाव भी हारे, लाल कुआं भी हार गए। रंजीत रावत तो कह रहे हैं कि भाई 17 में भी इन्होंने नेतृत्व किया, 22 में भी हरीश रावत ने नेतृत्व किया, पार्टी की हालत क्या हुई। तो क्या हरीश रावत को अब कोई पद तो उनको दिया नहीं है, तो वो घर ही एक तरह से बिठा दिए गए हैं। कांग्रेस आला कमान ने उनको घर की तरफ बिठा दिया है, कोई जिम्मेदारी उनको अभी तक मिली नहीं है। तो क्या हरीश रावत को अब ये अपनी नाराज़गी जाहिर करना ज़रूरी है? अगर हैं भी तो पार्टी नेताओं से भीतर खाने बात कर लें, जिसकी ज्वाइनिंग करानी है करवा लें, ना करा सकें तो कम से कम चुप रहें, ये पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा। राजनीति में छुट्टी को लेकर 2 बयान इन दिनों आए हैं। एक तो पुष्कर सिंह धामी की पत्नी का आया कि मेरे पति को 4 साल से छुट्टी नहीं मिल रही है। दूसरा हरीश रावत का रहा कि मैं 15 दिन की छुट्टी जा रहा हूँ। वो 15 दिन की छुट्टी किससे मांग रहे हैं? प्रदेश प्रभारी को चिट्ठी लिखी उन्होंने, सह प्रभारी को लिखी, कांग्रेस के अध्यक्ष को लिखी, किसको लिखी? या उन्होंने यह मान ले तो क्या फेसबुक वाले अब कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, या उनको लग रहा है कि वही मतलब क्या फेसबुक में ये बात बोलने से क्या भला हो जाएगा आपका? सवाल ये है कि इस दौर में भी जब सिर्फ फुटबॉल का स्तर ये है और हरीश रावत फेसबुक पर छुट्टी मांग रहे हैं, और फिर वही रायता फैलाने वाली बात है। रंजीत रावत बड़े बेलगाम होकर ऊल जलूल बयान के खिलाफ दे रहे हैं, वो पहले दिन से देते आ रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से दे रहे हैं। ये दिखा रहा है कि जो पार्टी के भीतर एक जो बहुत कमज़ोर है पकड़ कार्यकर्ताओं को लेकर, जो हताशा है, जो निराशा है, वो यही है कि जो लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो कहीं इन चीज़ों को वॉच नहीं कर रही है। अदरवाइज़ इनकी हिम्मत नहीं होती कि इस प्रकार के बयान देने की। और अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो जाइए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन फिर छुट्टी पे जाने के बाद आप हर दिन टीवी पे बयान दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पुष्कर सिंह धामी के बांटे हुए चावल के कट्टे हैं, जो जगह जगह कांग्रेस के लोगों के घर पर जाकर वो बांट रहे हैं, तो उनका कुछ असर हो रहा होगा। और इन सारे घटनाक्रमों से संजय नेगी की एंट्री हो ना हो, इन सब चीज़ों से इस बात का ज़्यादा मतलब आज ये बातें ऊपर आ गई हैं। इस बात ये उस पर भारी पड़ गया है कि कांग्रेस के लोगों ने 6 ऐसे मजबूत लोगों को ज्वाइन करवाया जो विधानसभा में प्रभावी रहेंगे। वो खबर दब गई, वो खबर दबा दी गई और ये खबर ऊपर आ गई। ये उनके मैनेजमेंट का हिस्सा है, काम का हिस्सा जो भी है, लेकिन ये सारा घटनाक्रम बताता है कि गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बनने के बाद जो शुरुआत में 15-20 दिन की एक लीड सी दिखाई दे रही थी कि वो कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे, कुछ चेंज दिखाई देगा, तो वो चेंज अब ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि न तो उनकी कार्यकारिणी आ रही है, और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इन सबको अपने कब्जे में रखना चाहता है। वो आपस में इनको लड़वा रहा है, जो हमने पिछले 2022 के चुनाव में भी देखा, 2017 के चुनाव में देखा। इनके प्रभारी लोग आते हैं, वो ऊपर से अपनी शर्तें थोपते हैं, अपने अनुसार नेताओं को थोपते हैं, अपने अनुसार टिकटें बांटने का काम करते हैं, और फाइनली फिर वही हाल हुआ कि एक बार इनको 11 सीटें मिली, उसके बाद इनको जो है 19 सीटें मिली, और लोकसभा की लगातार ये सीटें हार रहे हैं। तो इन लोगों ने अगर अपने इतिहास से सबक नहीं लिया तो जो 27 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है। इतनी अनुशासनहीनता जो सरेआम हो रही है, जो कही जा रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि जो आम जनता भी है उसको भी लग रहा है कि ये सब आउट ऑफ कंट्रोल है।
और जब किसी घर की स्थिति मतलब उनके कोई गार्जियनशिप के अंदर इस प्रकार की कमज़ोर स्थिति आती है तो निश्चित रूप से उस परिवार का बिखराव होता है। और उस बिखराव को आपने आज हरक सिंह रावत के बयान के रूप में देख रहे हैं, प्रीतम सिंह का बयान आ रहा है, इनके जितने नेता हैं सबके सब बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। और जब तक ये अनकंट्रोल्ड स्थिति रहेगी, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी से, जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सब कुछ है, इनको आप परास्त नहीं कर पाएंगे। संजय नेगी को पार्टी में लाने से क्या क्या गलत हो जाएगा? देखिए, रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल मजबूत कैंडिडेट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बीजेपी से विधायक भी रहे हैं, तीसरे नंबर के पिछली बार के कैंडिडेट रहे हैं। उधर लाखन नेगी को लेकर आए, भीमताल में वो भी तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। धनौल्टी में वो आप लेकर आए, भीमलाल आर्य को लेकर आए, वो भी तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। संजय नेगी भी तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं रामनगर में, तो वो मजबूत हैं। वो पुराने कांग्रेसी हैं, एनएसयूआई में रहे, युवा कांग्रेस में भी रहे, और वो काफ़ी लोगों से एक सीजन व्यक्ति माने जाते हैं संजय नेगी, और उनके अंदर वो दमखम दिखता है राजनीति का। जब 2016 में पूरा घर फूंकने वाले हरक सिंह रावत कांग्रेस को बर्बाद करके चले गए, वो आकर चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बना दिए गए, तो संजय नेगी ने क्या बिगाड़ा? अगर उसे पार्टी ले लेती उनको, तो हरीश रावत की एक मांग कोई गलत तो नहीं है, किसी गलत नेता की एंट्री वो नहीं करा रहे रामनगर। जो रामनगर का इशू है वो टिहरी विधानसभा का भी इशू है। टिहरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी किशोर उपाध्याय को भी ले आई, धन सिंह नेगी को भी ला गई, दिनेश धने को भी ला गई। ये वो 3 लोग हैं जो पिछले 5 विधानसभा चुनाव में वहाँ पर विधायक रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने सब उधर से खाली करके अपने पास ले आई, तो आखिरकार रंजीत रावत के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या इसलिए हो रहा है कि उनको लगता है कि संजय नेगी वहाँ विधायक बन जाएंगे, लेकिन वो उसके लिए जिम्मेदार संजय नेगी, हरीश रावत या रंजीत रावत नहीं है। ये लीडरशिप तो जो खड़गे हैं, जो गणेश गोदियाल हैं, ये तो इनका काम है। ये कौन होते तय करने वाले कि हरीश रावत वहाँ कोप भवन में चले गए तो उनको एंटरटेन किया जा रहा है? रंजीत रावत कह रहे हैं कि हरीश रावत तो जो है शमशान में जाके बंदर के खून से नहा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कर्म कांड कर रहे हैं। ये सब बातें कहने की हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये सब इसलिए आ रही है कि रंजीत रावत को कोई आईना दिखाने वाला वहाँ नहीं है। रंजीत रावत ने कांग्रेस भवन के अंदर सारे मंच से कहा कि हरीश रावत के तो हाथ कांप रहे हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही बोलने के लिए? उन सीनियर नेताओं को जिन्होंने उनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। ये सारा विषय ये नहीं कि संजय नेगी की एंट्री होगी नहीं होगी, वो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये कमजोरी है कांग्रेस की लीडरशिप की। कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप है वो बेहद मतलब खराब स्थिति में है, उनकी कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। और जो सेंट्रल लीडरशिप है, क्या उनको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी व्यभिचार के आरोप लगे उस सबकी एंट्री हो गई, जितनों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन सबकी एंट्री हो गई, टिकट दे दिया उनको, जो जेल से आए उनको विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, भारत सरकार में मंत्री बना दिया, विभिन्न प्रदेशों में जो है मुख्यमंत्री बना रहे हैं उन लोगों को। जब उनको इस बात को दिक्कत नहीं है, तो ये जो कुनबे हैं कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे, कहीं आपको हरीश रावत के रूप में, कहीं रंजीत रावत के रूप में अनुशासनहीनता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि ये सब लोग कहीं ना कहीं इन लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर पुष्कर सिंह धामी की तरफ है, और वो सॉफ्ट कॉर्नर हमें लंबे समय से दिखाई दे रहा है। इन 4 सालों के भीतर अब हमें जब आखिरी जो सत्र हुआ बजट सत्र, पहली बार सदन के भीतर यशपाल आर्य के मुंह से कुछ सुनने को मिला। दिख रहा है कि वो लीडर पोजीशन है। 4.5 साल बाद वो पूरा टाइम चुपचाप बैठे रही। वो जो प्रीतम सिंह और काजी निजामुद्दीन ने खड़ा होकर वहाँ राम सिंह खेड़ा, प्रीतम पंवार और राजकुमार की विधायकी खत्म करवाई, वो काजी निजामुद्दीन और प्रीतम सिंह इस बात की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टिंग वाला जो खानपुर वाला है उसकी कांग्रेस में एंट्री कराई जाए। ये एक नया समीकरण वहाँ चल रहा है, उसकी एंट्री कराने को लेकर बहुत व्याकुल हो रखे हैं लोग। तो जिस प्रदेश की स्थिति हो कि जिस व्यक्ति की विधायकी चली जानी चाहिए थी, जिस दल बदल को लेकर इन नेताओं ने खड़ा होकर वहाँ पर बड़े बड़े सवाल किए, विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख कर दी, ये आज उस स्टिंग वाले से डरे हुए हैं। तो काजी निजामुद्दीन हो, ये प्रीतम सिंह हो, ये जितने भी लोग हैं, यशपाल आर्य हों, ये तो सबसे बड़े मित्र विपक्ष हैं। और ये सारे मित्र विपक्ष के होने का जो खामियाजा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के जो नेता हों, जो छोट भैया हों, उनसे ज़्यादा इस प्रदेश को पड़ रहा है। क्योंकि आम जनता के जो सवाल हैं जिसको उठाने की जिम्मेदारी अपोजिशन की है, वो उन सवालों को उठाने की वजह अपनी शटिंग में लगे हुए हैं। यशपाल आर्य कह रहे हैं कि मेरे बेटे का तो टिकट फाइनल है, ये तो कह रहे हैं।
प्रीतम सिंह ने अपने बेटे को जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना दिया। मेरा एक सवाल है गजेंद्र जी, कल मैं सुन रहा था हरक सिंह रावत ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि हम सीट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, कई बीजेपी के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, नेता भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अगर हम अभी उन्हें शामिल कर लेते हैं बीजेपी से, पता चला वो बीजेपी में ही हार जाने वाले हैं, तो हमारे यहाँ क्या जीतेंगे। हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और दूसरा, कांग्रेस जो आप बताना चाह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, कि अब हमें आप तो कह ही रहे हैं पहले दिन से कि आखिरी चुनाव है कांग्रेस का, तो वो लड़ भी उसी शिद्दत से रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिसने घर फूंका चलेगा, वो वापस आ जाए, जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। तो क्या वो पुरानी आइडियोलॉजी है कि जी आपने हमारे साथ गद्दारी की, अब हम आपको लेंगे ही नहीं, या फिर सत्ता ज़रूरी है? मेरा मानना है कि ये जो सारा जो सर्कमटेंसेस चल रहा है, इसमें हरक सिंह का विषय हो, संजय नेगी का हो, इनके इधर उधर होने का हो, इसको लेना है या उसको नहीं लेना है, इन सब के आलोक में इनको अभी ये इस पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हैं कि हमें सत्ता परिवर्तन करानी है, हमें अपनी दल की सरकार बनानी है। ये इस पॉइंट पर नहीं आए हैं। ये अभी भी उतने कुनबों में बटे हुए हैं कि जो आपने कहा कि हरक सिंह कह रहे हैं कि भाई हम ये तय करेंगे किसको लेना नहीं लेना। हरक सिंह रावत को अधिकार किसने दिया? हरक सिंह रावत की भूमिका क्या है उस काम में? केंद्रीय हाईकमान ने उनको बना दिया उनको प्रबंधन वो जो चुनाव प्रबंधन का काम है, इलेक्शन कैंपेन कमेटी अलग है, प्रचार समिति अलग है, जो संगठन है वो अलग है, ये सारे काम अलग हैं। और हरक सिंह रावत की अगर इतनी कुव्वत है लाने की लोगों को, तो अब तक तो बहुत सारी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी। अब तक तो सबसे पहले उनकी बहू की एंट्री हो जानी चाहिए थी। भाई वो तो कैंडिडेट थी ना उस पार्टी से, उनकी तो एंट्री नहीं हुई है। ऐसे वो तमाम लोग, फिर मैं कह रहा हूँ ये सब जितने लोग जो बयानबाज बने हुए हैं, इस बयानबाजी से ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार या किसी की भी जो चुनाव के दौरान की जो पार्टी होगी उस समय की जो लड़ रही होगी, इससे फाइट नहीं कर पाएंगे। ये जो बातें नहीं बोलने वाली उसको चौराहे पर बोल रहे हैं, जो बातें कमरों के भीतर रणनीति का पार्ट है, ये इस बात को डिस्क्लोज करने के लिए हरक सिंह को किसने कहा कि आप किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे? ये क्या सर्वे हो गए हैं? क्या फाइनल सर्वे हो गए? और इस बात की क्या गारंटी कि 2027 के चुनाव आते आते इनमें से बड़ी संख्या में वो लोग जो यशपाल आर्य का बेटा तो अब पूरे 5 साल मलाई खा के गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। हरक सिंह रावत तो सरकार गिराने वाले लोगों में शामिल थे। ये वो सारे वो लोग हैं, ये अपने को अभी भी छत्रप मान रहे हैं, लेकिन वो ये वर्कआउट करने को तैयार नहीं है। और जब तक ये धरातल पर वर्कआउट करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, मैं भी कह रहा हूँ इनका जो कार्यकर्ता अभी जो इनकी जो चीज़ें हैं ना कि मैं आज लड़ूंगा यहाँ नहीं लड़ूंगा, ये सीट मैं खुद तय करूँगा। हरक सिंह के कई बार बयान आ गए कि मैं तो वहाँ सीट पे भी जीत सकता हूँ, वहाँ भी जीत सकता हूँ, वहाँ जीत सकता हूँ। आप ये सब कहाँ से बोल रहे हैं? ये सब बातें आप कैसे तय करेंगे कि आपको पिछली बार क्यों नहीं मिला आपको टिकट? जब कम बैक भी किया था तो उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, उनकी बहू को टिकट दिया। ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते बहुत सारे लोग तो इस पोजीशन में आ जाए कि उनके खुद के टिकट के लाले पड़ जाएं। इनकी इन हरकतों के कारण हमने देखा जो पंचायत चुनाव हुए, जो निकाय चुनाव हुए, कांग्रेस के वो लोग जिन्होंने इनसे शिक्षा ली कि भारतीय जनता पार्टी से मिल जाओ और वहाँ चुनाव मत लड़ो, बड़ी संख्या में जो जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख और तमाम तरह के जो चुनाव थे, जो निगम के थे चुनाव, उसमें भारी संख्या में कांग्रेस के लोगों की इसीलिए हार हुई। और ये जो ऊपर से परिपाटी चल रही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ऊपर से कोई कंट्रोलिंग नहीं होगी और जिस अंदाज में ये लगातार बयानबाजी हो रही है, बड़ी बड़ी खबरें छप रही है, वो 6 लोगों की ज्वाइनिंग करने से ज़्यादा इनकी आपसे सिर्फ फुटबॉल की खबरें मतलब टॉप पर चल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये 2027 इनसे बहुत दूर खिसक रहा है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र। थैंक यू। देखिए, चुनाव हो, एक बड़ा जुमला है, कहावत है, शादी के दिन फूफा नाराज़ हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस में भी कई फूफा हैं जो नाराज़ होते रहे। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत बार बार ये कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव न साबित हो जाए कांग्रेस का, कहीं गुजरात न हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद बीजेपी अपनी जड़ें ज़मीन तक गहरे जमाती चली जा रही है। और जिस वक्त मैदान में जाकर फील्डिंग लगाने की शुरुआत होनी चाहिए थी इस वक्त चुनाव से पहले, तब कांग्रेस अपने झगड़े भी नहीं सुलझा पा रही, अभी तो आग लगी ही है। इधर 6 जो नेता हैं, जब वो दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए तो पहली बार ये देखा गया कि सत्ताधारी दल बीजेपी असहज हो गई, जवाब देते नहीं बना, मंत्री बोलने लगे, प्रदेश अध्यक्ष बोलने लगे, मुख्यमंत्री से दिल्ली से आए हुए मीडिया ने सामने से सवाल पूछ लिया कि आपके 6 नेता पार्टी छोड़कर चले गए, ये क्या डूबता जहाज हो गया क्या? मुख्यमंत्री खुद असहज हो गए उस सवाल से, वो जवाब देते उनको नहीं बना
तो वहाँ जो दुखती रग थी वो कांग्रेस दबा ही रही थी कि ये मामला आ गया कि इनके खुद के नेता नाराज हो गए। अब वो खबरें बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं। तो ऐन वक्त पर कांग्रेस जो चूकने का इतिहास रखती है, कहीं इस बार भी वही न हो जाए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।